तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी सेक्शन है, हम इसको एकदम आराम से रीड करेंगे और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बस आप मेरे साथ साथ इसको रीड करते रहना और मेरे टेलीग्राम चैनल से आप इसको जो ये नोट्स है वो डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम रीड कर सबसे पहले सेक्शन 142(1) इंक्वायरी बिफोर द असेसमेंट। तो यहाँ पर जो असेसिंग ऑफिसर है वो असेसमेंट करने से पहले असेसी से कोई भी इंक्वायरी कर सकता है, कोई भी रिटर्न फाइल करने के लिए कह सकता है, इन्फॉर्मेशन मंगा सकता है, अकाउंट्स मंगा सकता है, या अदर कुछ भी असेट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन वगैरह है तो वो यहाँ पर मंगवा सकता है, ठीक है। इस सेक्शन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 142(1) एंड 142(1) 1 के अंदर तो अगर असेसी ने रिटर्न फाइल नहीं किया है, जो भी 139(1) के अंदर हमने ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग पढ़ी थी तब तक, तो जो असेसिंग ऑफिसर है वो नोटिस जारी कर सकता है असेसी को कि रिटर्न फाइल करने के लिए, ठीक है। 142(1) क्या बोलता है, अगर बुक्स जो असेसिंग ऑफिसर है वो असेसी से बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स है वो मंगवा सकता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स हाईएस्ट पीछे के 3 सालों की मंगाई जा सकती है, मतलब जो भी हमारा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है उससे हाईएस्ट प्रायर जो उससे है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स 3 साल पहले तक के मंगाए जा सकते हैं, ठीक है। उससे पहले के नहीं मंगाए जा सकते, मतलब 5 साल पहले के मंगवाने हो तो वो नहीं मंगवा सकता, ठीक है। नेक्स्ट ये बोलता है इन्फॉर्मेशन ऑफ द असेट एंड लायबिलिटी एंड अदर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो असेसिंग ऑफिसर को कोई भी असेसमेंट करने के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मंगवा सकता है, कोई भी असेट या लायबिलिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन मंगा सकता है। अब जो असेट लायबिलिटी बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंशन नहीं है या फिर डिस्क्लोज नहीं की गई है, तो अगर उसके रिगार्डिंग एओ को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसको जेसी की यहाँ पर प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट ये बोलता है कि अगर असेसी ने 142(1) के नोटिस का कंप्लाई नहीं किया या फिर रिप्लाई नहीं किया तो उस केस में उसको उसका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकता है सेक्शन 144 के अंदर, जो आगे हम रीड करेंगे, एंड उसको 272A की 10,000 रुपीज की यहाँ पर पेनल्टी लग सकती है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट आता है स्पेशल ऑडिट बाय डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट है वो स्पेशल ऑडिट किसी भी असेसी की करवा सकता है। तो यहाँ पर अगर जो एओ है असेसिंग ऑफिसर है उसको किसी भी स्टेज पर या किसी भी प्रोसीजर के टाइम पर कुछ भी डाउटफुल लगता है, डाउटफुल कैसे कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अकाउंट्स, बहुत कॉम्प्लिकेटेड अकाउंट्स है, या फिर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, या फिर बहुत से डाउटफुल ट्रांजैक्शन है, या फिर मल्टीपल एंट्रीज हैं, तो उस केस में यहाँ पर डाउट हो सकता है एओ को और स्पेशल ऑडिट के लिए डायरेक्शन दे सकता है। स्पेशल ऑडिट के लिए डायरेक्शन देने से पहले उसको प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी सीसीआईटी, पीसीसीआईटी, सीआईडी या पीसीआईटी की, ठीक है। और ये जो अथॉरिटीज है ये डायरेक्शन देने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड देगी किसको, असेसी को, ओबीएच, ठीक है। अब ये जो एओ डायरेक्शन दे रहा है तो ये इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू होना चाहिए, इसमें रेवेन्यू का इंटरेस्ट होना चाहिए। एओ को लगता है कि इसमें रेवेन्यू का इंटरेस्ट है स्पेशल ऑडिट करवाने में, तभी वो यहाँ पे डायरेक्शन दे सकता है। अब यहाँ पर जो भी स्पेशल ऑडिट है वो कौन करेगा, तो यहाँ पर सीए करेगा, और सीए को नॉमिनेट कौन करेगा, सीसीआईटी, पीसीआईटी या पीसीसीआईटी या सीआईटी, इन सब में से कोई भी सीए को नॉमिनेट करेगा और इसका रेम्यूनरेशन जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी, मतलब सीए को रेम्यूनरेशन कौन पे करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट ये बोलता है टाइम लिमिट ऑफ द स्पेशल ऑडिट, ठीक है। तो स्पेशल ऑडिट की टोटल टाइम लिमिट 180 डेज तक ही हो सकती है, इससे ज्यादा की ऑडिट की टाइम लिमिट नहीं हो सकती है। 180 दिन में उसको अपनी ऑडिट है वो पूरी करनी पड़ेगी सीए को। यहाँ पर जो ओरिजिनल टाइम लिमिट है उसमें एक्सटेंशन मिल सकता है। एक्सटेंशन कैसे मिल सकता है, तो एओ अपने ओन मोशन से दे सकता है, या फिर असेसी या फिर सीए ने अप्लाई किया है तो उसके केस में हो सकता है। ये जो ओरिजिनल टाइम लिमिट है प्लस एक्सटेंशन दोनों मिलाकर 180 दिन से ज्यादा की नहीं हो सकती है, ठीक है। अब ये क्या बोलता है, इफ असेसी फेलियर टू गेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड और फेलियर टू फर्निश द ऑडिट रिपोर्ट विद इन द गिवन टाइम एंड असेसी डोंट कॉर्पोरेट, देन यहाँ पर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकता है 144 का, या फिर 272A की 10,000 रुपीज की पेनल्टी लग सकती है, ठीक है। स्पेशल ऑडिट कैन बी फॉर द सेगमेंट ऑफ अकाउंट सेल परचेज के लिए भी हो सकती है। कुल मिलाकर ये क्या बोल रहा है कि असेसी ने अगर जितने बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो ऑडिट नहीं करवाए, जो भी डायरेक्शन दिए गए थे उसके अंदर, या फिर ऑडिट तो करवा लिए लेकिन जो टाइम लिमिट दी गई थी उसके अंदर ऑडिट रिपोर्ट फर्निश नहीं की, या किसी भी तरीके से असेसी जो है वो डिपार्टमेंट को कॉर्पोरेट नहीं कर रहा, तो उस केस में उसका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकता है 144 के अंदर, या फिर 272 की 10,000 रुपीज की यहाँ पे पेनल्टी लग सकती है। नेक्स्ट ये बोलता है कि जो स्पेशल ऑडिट है वो किसी सेगमेंट की भी हो सकती है, मतलब मान लो पर्टिकुलर सेगमेंट में एओ को कुछ डाउटफुल लग रहा है सेल में या फिर परचेज में, तो उस केस में वो उस सेगमेंट के लिए भी स्पेशल ऑडिट के लिए डायरेक्शन दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या बोलता है, स्पेशल ऑडिट है उसकी जो भी रिपोर्ट मिल जाएगी जब एओ को, मतलब जो सीए होगा वो एओ को यहाँ पर जब ऑडिट में जो भी फाइंडिंग्स आई वो दे देगा, तो एओ क्या करेगा, ओबीएच देगा, मतलब अपॉर्चुनिटी टू बीइंग हर्ड देगा असेसी को, उसके बाद जो उसकी फाइंडिंग है उसका इफेक्ट देगा असेसमेंट में, ठीक है। आई होप आपको ये सेक्शन समझ में आई होगी। नेक्स्ट आती है सेक्शन 142A
जो बोलती है रेफरेंस टू द वैल्यूएशन ऑफिसर। तो ये क्या बोलता है बेसिकली, जो असेसिंग ऑफिसर होगा उसको जब भी वो असेसमेंट कर रहा है, मतलब उसके पास में असेसमेंट पेंडिंग है और उसको लगता है कि कोई भी असेट की या फिर कोई भी प्रॉपर्टी की या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन करानी चाहिए उसको, या तो उसकी वैल्यू जो भी है इंक्लूडिंग फेयर मार्केट वैल्यू, उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो वो उस केस को रेफर कर सकता है वैल्यूएशन ऑफिसर को। ठीक है, तो ये वैल्यूएशन ऑफिसर जो होगा वो उस असेट की, प्रॉपर्टी की या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू करके और जो एओ है उसको देगा अपनी रिपोर्ट। तो ये क्या बोलता है, जो भी वैल्यूएशन ऑफिसर होगा वो अपनी रिपोर्ट किसको देगा, असेसी को भी देगा और एंड जो असेसिंग ऑफिसर होगा उसको भी देगा। ठीक है, और ये जो वैल्यूएशन ऑफिसर है वो किसी भी प्रॉपर्टी की या फिर असेट की या फिर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को एस्टिमेट करने से पहले कोई भी जो एविडेंस उसको चाहिए वो गैदर कर सकता है, और ये जो एविडेंस है वो असेसी भी प्रोवाइड कर सकता है किसको, वैल्यूएशन ऑफिसर को। ठीक है, तो वैल्यूएशन ऑफिसर को अपनी रिपोर्ट कितने दिनों में देनी होगी, तो ये बोलता है विदिन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द रेफरेंस मेड। मतलब जब भी असेसिंग ऑफिसर वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफरेंस देगा, मतलब वो कहेगा उसको एस्टिमेट करने के लिए, तो जिस मंथ में उसने बोला, एओ ने वीओ को जिस मंथ में बोला उस मंथ की एंडिंग से लेके और 6 मंथ के अंदर अंदर उसको अपनी रिपोर्ट है वो सबमिट करनी पड़ेगी वापस एओ को एंड असेसी को। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेक्शन 142B जो अभी ऐड हुआ है, जो है फेसलेस इंक्वायरी एंड वेरिफिकेशन। ये क्या बोलता है बेसिकली, जो हमने यहाँ पर नोटिस पढ़ा था 142(1) का, या फिर जो भी स्पेशल ऑडिट हमने पढ़ी, या फिर जो भी हमने रेफरेंस टू द वैल्यूएशन ऑफिसर देखा, तो इन सब केसेस के अंदर जो ये सारा काम हो रहा है वो फेसलेस हो सकता है, फेसलेस इंक्वायरी के थ्रू हो सकता है एंड वेरिफिकेशन भी फेसलेस हो सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक की सेक्शन समझ में आई होगी। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना आपको कैसा लगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर में। थैंक यू।